नमस्कार। बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता माथुर। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बायोजोग्राफी का जो पेपर है उसकी हम बात करेंगे। अभी तक हम अपनी पिछली 5 क्लासेस में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। हम जितने भी इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, पारिस्थितिकीय संकल्पनाएं और सिद्धांत, उनकी बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने करीब करीब 15 संकल्पनाएं इसके संबंध में पढ़ी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही हैं और उसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। हमने एक इन सब के आधार पर मोटे तौर पर ये अनुमान लगाया कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे जितना भी जैविक वर्ल्ड है, जैविक विश्व है, जैविक तत्व हैं, उनके लिए जो ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है और उसके विकिरण के द्वारा ही ये पारिस्थितिक तंत्र जो है वो संचालित होता है। इसमें वृद्धि होती है, इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जो केंद्र है वो ये सूर्य है और उसी से सारी क्रियाएं यहाँ पे संपादित होती हैं। तो हमने अभी तक जो ये 15 सिद्धांत पढ़े हैं इनका PDF भी मैंने आपको डाल दिया है। जितना भी मटेरियल इसका अवेलेबल है वो भी आपको दे दिया है और हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे जो इसका 16th प्रिंसिपल है या इसका सिद्धांत है, उसकी बात करेंगे। इसमें हम एक भूगोलवेत्ता की विशिष्ट रूप से उनका हम जिक्र करेंगे जिनका नाम है क्लीमेंट्स। ये जो नियम है या ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना है अनुक्रम की या सक्सेशन की। ये अनुक्रम और सक्सेशन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले 1916 में जो F.E. क्लीमेंट्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले इसको परिभाषित किया और उन्होंने बताया कि वनस्पति अनुक्रम जो होते हैं वो एक निश्चित मार्ग के सहारे एक क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय क्रम में पादप समुदाय का दिशात्मक और अनुक्रमिक विकास और संवर्धन होता है। ये पूर्व कथनीय अंतिम स्थिति की ओर अग्रसर होता है। क्लीमेंट ने क्या कहा कि सुलभ पर्यावरणीय दशाओं वाले किसी भी निश्चित हैबिटाट में वनस्पतियों के सक्सेशन या अनुक्रमण विकास की कुछ अवस्थाएं होती है जिसके तहत ये अनुक्रम या सक्सेशंस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। पादप समुदाय या समस्त पारिस्थितिक तंत्र में समय के निवेश में एक दिशा में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम अनुक्रमण कहते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है और जिस तरह से पॉलिटिकल बाउंड्री होती है कि हमने एक लाइन खींच के कह दिया कि इधर भारत है या इधर पाकिस्तान है, तो वनस्पति में वो चीज़ नहीं होती है। तो जैसे एक वनस्पति ख़त्म होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती है और दूसरी वनस्पति धीरे धीरे शुरू होती है। तो ये एक क्रम चलता है। हम एक लाइन के द्वारा ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति है और इस लाइन के उधर भूमध्य रेखीय वनस्पति है। यह एक क्रमिक बदलाव होता है, एक क्रम के तहत बदलाव होता है और धीरे धीरे एक वनस्पति की प्रजाति का स्थान दूसरी वनस्पति ले लेती है, परंतु ये एक प्रोसेस के तहत होता है। इसके कुछ नियम होते हैं, उसके तहत ये कार्य होता है। मतलब साधारण शब्दों में हम ये कहें तो वनस्पति में जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है और इसी को हम वनस्पति अनुक्रम या सक्सेशन कहते हैं। अब जो क्लीमेंट थे उन्होंने 1916 में इससे संबंधित कुछ बातें बताई। जैसे उन्होंने बताई कि इसकी पहली जो अवस्था होती है वो वनस्पति विहीन अवस्था होती है। इस अवस्था में क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती और
ये क्षेत्र जो होता है वनस्पति विहीन होता है। फिर सेकेंड अवस्था जो होती है वो प्रजनन की अवस्था होती है, और इसमें जो वनस्पति विहीन क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रसरण के तरीके से बीज पहुंचते हैं, और बीजों के आगमन के साथ ही वनस्पति का फूटना प्रारंभ होता है। उसके बाद आती है सुस्थिति की अवस्था। इसमें नवनिर्मित वनस्पति विहीन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से जो बीज आए हुए थे उनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और पौधे बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद की अवस्था को हम कहते हैं प्रतिक्रिया की अवस्था। इस अवस्था में विकसित पौधों में प्रतिस्पर्धा होती है और पौधों और निवास के भौतिक पर्यावरण में प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। जब भी वनस्पतियां जब भी कहीं मिक्स रूप से पाई जाती हैं, सभी जगह मिक्स रूप से ही पाई जाती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया की अवस्था होती है। फिर अगली अवस्था में स्थिरीकरण की अवस्था। इस अवस्था में स्थानीय और प्रादेशिक निवास के जो स्थान है, हैबिटाट्स हैं, उनकी पर्यावरणीय दिशाएं और पौधों में एक सामंजस्य हो जाता है और वनस्पति में समस्थिति की दशा हो जाती है। मतलब कोई वनस्पति विहीन क्षेत्र है, उसमें पहले बीज आता है, फिर अंकुरण होता है, और इस प्रकार से वो क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे उस वनस्पति से भर जाता है और वो वहाँ की स्थायी वनस्पति हो जाती है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा ही चलती रहती है। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र का हमारा ये जो सिस्टम है, संकल्पनाएं हैं, उसमें अनुक्रम या सक्सेशन एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में क्रमिक परिवर्तनों का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक रेखा के द्वारा किसी भी वनस्पति क्षेत्र को नहीं बांट सकते। एक बीच का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ की वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल जोन या संक्रमणकारी क्षेत्र। मतलब वो एक बीच का ऐसा स्थान है जहाँ पर दोनों ही प्रकार की वनस्पतियाँ संतुलित अवस्था में पाई जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांजिशनल जोन या संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। और ये जो संक्रमण क्षेत्र है, इसमें भी रूप परिवर्तित होते रहते हैं। रूप कैसे परिवर्तित होते रहते हैं? अगर कोई वनस्पति ज़्यादा प्रभावशाली आ जाती है तो वो ज़्यादा जगह घेर लेती है। अगर कोई वनस्पति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है तो दूसरी वनस्पतियों को वहाँ से वो हटा देती है। तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं और ये जो क्रम है ये निरंतर चलता रहता है। और ये जो क्रम होता है इसको क्लेमेंट ने अपने आगे बताया था। क्लेमेंट ने उस पे उन्होंने बताया कि पहला तो प्राथमिक जो अनुक्रम होता है, सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है, उसमें वनस्पति का विकास होता है और उस वनस्पति का विकास जो पहले वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद द्वितीयक अनुक्रम जो होता है उसमें क्या होता है? वनस्पति समुदाय में अनुक्रमिक विकास होता है, और जो उसका संवर्धन होता है उसको द्वितीयक अनुक्रम या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इसका क्या आशय है कि पहले वहाँ पे वनस्पति का आवरण तो था, परंतु किसी कारण से वो नष्ट हो गया। अब क्या कारण हो सकते हैं? वहाँ पे कोई ज्वालामुखी से लावा का प्रवाह हो गया हो, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया हो, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो, हिमानीकरण हो गया हो, या आग लग गई हो, आगजनी हो गई हो। कई तरह की घटनाएं होती है प्राकृतिक, जिससे पहले वनस्पति थी, इन घटनाओं की वजह से उसका नाश हुआ और उसके स्थान पर फिर वहाँ पर नई प्रकार की वनस्पति को लगाया गया या उसको विकसित किया गया या वो प्राकृतिक रूप से विकसित हो गई। तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक अनुक्रम क्या है, जिसमें पहले वनस्पति नहीं थी, बीजों के आगमन से वहाँ पर वनस्पति का विकास हुआ। द्वितीयक अनुक्रम या सेकेंडरी सक्सेशन में हमने क्या देखा कि किसी प्राकृतिक घटना के कारण एग्जिस्टिंग वनस्पति का नाश हो गया और उसके स्थान पर नई
वनस्पति का उद्भव हुआ या भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ और या चारागाह वहाँ पे विकसित हुए, तो इस प्रकार से वो क्रिया वहाँ पे होती है, जिसको हम द्वित्विक अनुक्रमण कहते हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट में बात करते हैं, ये जो सक्सेशनल चेंजेस होते हैं, अनुक्रमिक परिवर्तन होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम जैविक समुदाय द्वारा पर्यावरण में रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले प्रक्रमों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम माना जाता है। ये हमें ऑडम की जो बुक है ईपी ऑडम की, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई थी। और आगे भी जाकर कई विद्वानों ने इस पे स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि 4 जो मूल परिवर्तन इसमें सबसे प्रमुख होते हैं। पहला, जैविक समुदाय की जटिलता और उसकी क्रमिक वृद्धि। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और उत्पादकता में वृद्धि। तीसरा, मिट्टियों की प्रौढ़ता में वृद्धि। और चौथा, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीवों की संख्या। तो ये अनुक्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसके तहत सक्सेशनल चेंजेस होते रहते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि प्रकृति के सारे तत्व जो हैं वो एक्टिव हैं, और एक्टिव तत्वों की वजह से क्या होता है कि उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आते रहते हैं। और इन परिवर्तनों के आने से क्या होता है कि वहाँ पर एक स्कीम के तहत ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, जिसको हम सक्सेशनल चेंजेस भी कहते हैं। और ये जो 4 हमने मेन पॉइंट्स पढ़े, वो इन सक्सेशनल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करके सक्रिय कारक होने के नाते प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तित करता रहता है, बदलता रहता है। जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वो संसाधनों का विदोहन करता है। अपने विभिन्न उद्देश्यों और अपने हितों की पूर्ति के लिए वो प्राकृतिक तंत्र को या उस वहाँ की मूल प्रजातियों को, समुदाय को हटाकर और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से वहाँ पर चीज़ों को स्थापित करता है। इससे क्या होता है? इससे चरम वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र में अपने क्रियाकलापों के द्वारा बहुत तरह के व्यवधान और विघटन उपस्थित हो जाते हैं। नेचुरली जब आपने किसी क्षेत्र का विदोहन किया और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बदलने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर विघटन, बहुत सारे विघटन भी हो जाते हैं, मतलब उसका डिग्रेडेशन सा स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जैसे वनों को काटा और वहाँ पे खेती की, नई प्रजातियों का प्रवेश हुआ वहाँ पर। जंतुओं के लिए हमने उनका जो मौलिक स्थान था, उनका जन्म स्थान था जहाँ पे सारे जंतु आसानी से विचरण करते थे, एक सिक्योर्ड माहौल में विचरण करते थे, उनको हमने वहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित किया। हमने प्राकृतिक वनस्पति को हटाया, वहाँ पे कृषि प्रारंभ कर दी, निवास स्थानों में परिवर्तित कर दिया और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार जैसे हमने बिल्डिंग्स बन गई, हमारे ब्रिजेस बन गए, हमने प्राकृतिक जो संसाधन थे, नदी, उससे नहरें निकाली, उससे नालियाँ निकाली, जल बहाव के क्षेत्र में परिवर्तन किया। इन सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट रहता है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें निरंतर इस प्रकार के सक्रिय कारक होते हैं जो प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है उसमें बदलाव ला देते हैं। तो देखिए, प्रकृति में बदलाव 2 प्रकार से आता है। एक तो प्राकृतिक तौर पे ही आता है कि कुछ इस प्रकार की घटना हो जाए कि वहाँ पे कोई परिवर्तन आ जाए, अदरवाइज मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी प्रकृति में परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन एक बार होने के बाद वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो विहीन हो जाती है, वहाँ पर से उसको हटा दिया जाता है, जो जीव हैं उनको हटा दिया जाता है। तो वो क्षेत्र जो है, वो वहाँ का जो हैबिटाट है वो बिल्कुल बदल जाता है। फिर हम इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पारिस्थितिक जितने भी हमारे नियम, कायदे, कानून, संकल्पनाएं हैं, उनकी बात कर रहे थे हम कि पारिस्थितिकी अध्ययन का चरम लक्ष्य होता है पारिस्थितिक विभिन्नता और संसाधनों का संरक्षण करना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए
कि ये जो पर्यावरण है, ये जो हमारी प्रकृति है, इसमें हमें जितनी भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उनको रिक्रिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस प्राकृतिक वनस्पति को अधिक से अधिक संरक्षित कर सकें और उस संरक्षक के द्वारा हम इस प्रकृति में एक बैलेंस बनाए रखें और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। हमें अपनी नीड्स पे काम करना है, ग्रीड्स पे नहीं करना है। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने लालच को पूरा नहीं करना। हम ज़रूरतों को जब पूरा करते हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रकृति उसमें इतना हम प्रकृति का विनाश नहीं करते हैं। पर जब हमारा लालच वहाँ पे आ जाता है तो हम बड़े तौर पे प्रकृति को डायरेक्ट रूप से नुकसान करते हैं। हम प्राकृतिक साधनों का बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, हम प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, पेड़ों को काटते हैं। तो ओवरऑल हमने इस प्रकृति का जो ढांचा है उसी को हमने ख़राब कर लिया। तो अगर हम एक अच्छा वातावरण चाहते हैं तो हमें सभी को इसमें, नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा। और उसको प्रकृति प्रेम सिखाने से क्या होगा कि कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और एक बेटर मैनेजमेंट के तहत जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करेंगी। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, बहुत थोड़ा टेक्निकल चैप्टर भी था। तो इस प्रकार से आज हमने पारिस्थितिकीय सिद्धांत जो हैं जिसको वो हमने आज पूरा कर लिया है। इसके नोट्स आपके पास हैं, आप इसको पढ़िए और इसको 2-3 बार जब सुनेंगे तब आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको अभी से ही तैयार कर लीजिए। थैंक यू।